फेस टू फेस बात करते थे, फिर अब चेंज आ गया, हम लोगों ने टेलीफोन यूज़ किए, फिर मोबाइल यूज़ किए, मोबाइल के बाद कॉन्फ्रेंस कॉलिंग शुरू हो गई, कॉन्फ्रेंस के कॉलिंग के बाद जूम भी स्टार्ट हो गया। हर चीज़ में एडवांसमेंट आती जा रही है, आगे से आगे जाते जा रहे हैं, और हर आने वाली टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं। उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, टाइम से पे स्विच नहीं करेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते। ऐसे ही किसी दौर में टीवी आया, मिसाल के तौर एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा भाई टीवी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बच्चे ख़राब हो जाएंगे। मैंने उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ अर्से बाद मैंने इस्तेमाल किया। फिर डिश आया, मैंने कहा डिश भी इस्तेमाल नहीं करे, थोड़ी देर के लिए पॉज किया मैंने, लेकिन मजबूरन मुझे उस पर स्विच करना पड़ा। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, इंटरनेट आया, हर एक के टाइम मैंने ये कहा भैया बच्चे ख़राब हो गए, ऐसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस वक्त थोड़ी देर के लिए मैं रुका, लेकिन फिर मजबूरन मैंने उस पर स्विच किया, क्योंकि मैं दुनिया से कट के नहीं रह सकता। ठीक है, अब जो आने वाला दौर जो कि आ चुका, वो डिजिटल करेंसी का है। मैं मानूँ या नहीं मानूँ, वह अभी मान लूँ या साल के बाद मानूँ या 5 साल के बाद मानूँ या किसी भी टाइम मानूँ, मैंने मानना है और उस पर ही आना है। मेरी प्रेडिक्शन है, आप एग्री करेंगे कि और कुछ अरसे बाद हमें सब्ज़ी, फ्रूट, आलू, प्याज भी डिजिटल करेंसी में ख़रीदना है। ठीक है, अब डिजिटल करेंसी है क्या चीज़, इसको थोड़ा समझ लें। डिजिटल करेंसी बेसिकली सन 2009 में जापान के एक शख्स था, उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। उसने एक थीम पेश किया, ख्याल पेश किया कि क्यों ना कोई ऐसी करेंसी बनाए जो डिजिटल हो, उसमें मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, इंटरनेट से चले, लेकिन फ़िज़िकल सारे काम उससे हो रहे हैं। तो उसने सन 2009 में जो डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कराई, उसका नाम रखा बिटकॉइन। जैसे पाकिस्तानी रुपीज़ के शॉर्ट में PKR बोलते हैं, बिटकॉइन के शॉर्ट में BTC बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? आगे चलो। इन डिजिटल करेंसी एक तरह से हम इस टाइम यूज़ कर भी रहे, जैसे मिसाल दें उसकी इजी पैसा की। तो इजी पैसा वाले को शॉप में मोबाइल वाले के पास जाते हैं, भाई इसमें मेरे फलाने नंबर पे 5,000 10,000 रुपये सेंड कर दें। वो मेरे डिजिटल हो गए, उसको टच नहीं कर सकता, लेकिन फिजिकल सारे काम हो रहे हैं उससे। मैं उसका मोबाइल टॉपअप भी कर रहा हूँ, किसी को बैलेंस शेयर करना है वो भी शेयर हो रहा है, यूटिलिटी बिल्स भी पे हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं ऐसे ही। और जो सन 2009 में जब BTC मार्केट में आया, तो उस वक्त इसकी वैल्यू थी $0.003 3 सेंट, यानी पाकिस्तानी समझ लें 5-10 रुपये। आज कितने का है? तकरीबन इस वक्त 81 लाख पर मौजूद है। वो क्या वजह कि जो भी डिजिटल करेंसी बनती है, गोल्ड के फार्मूले बनती है। गोल्ड का फार्मूला क्या है कि मेरे अल्लाह ने ज़मीन में, पहाड़ों में जितना सोना छुपा दिया, वो उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 1000 किलो सोना दुनिया में मौजूद है, तो एक भी बंदा इस्तेमाल नहीं करे या 750 करोड़ सारे के सारे इस्तेमाल करें, वो सोना उतना ही रहेगा। और आप भी जानते हैं जब सप्लाई लिमिटेड होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो रेट बढ़ता है। जब सन 2009 में BTC आया, तो टोटल बनाने वाले ने 120 मिलियन बनाया। ठीक है, अब लोगों को उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, सारी दुनिया 750 करोड़ 120 मिलियन क्या करे, उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, बहुत सस्ता था। जैसे जैसे अवेयरनेस होती गई, इसके पीछे सप्लाई लिमिटेड थी, डिमांड बढ़ती गई, रेट बढ़ता गया। ठीक है, अब इस जैसे दुनिया में सबसे पहले पेपर करेंसी चाइना ने बनाई, उसको देखा देखी आज 200-250 कंट्री से सबकी अपनी पेपर करेंसी है। इस तरह जब BTC मार्केट में आए, तो उसको देखा देखी और डिजिटल करेंसी भी मार्केट में आई। जैसे फिज़िकल पेपर करेंसी के नाम हम पाकिस्तानी रुपीज़ है, दिरहम है, दिनार है, डॉलर है, रिंगिट है, बहुत सारे इसके करेंसीज के नेम हैं। इस तरह डिजिटल करेंसी में बहुत सारे करेंसीज, उनके नाम शायद आप लोगों ने सुने हो। बिटकॉइन सबने सुना हुआ है, इथीरियम है, लाइट कॉइन है, डोजी कॉइन है, हैश कॉइन है, मोनेरो है, रिपल है, एडा है, बहुत सारे डिजिटल करेंसीज के नेम हैं। जिस तरह फिजिकल पेपर करेंसी में उसकी मुख्तलिफ हर करेंसी किसी की वैल्यू कम है, किसी की ज़्यादा, इस तरह डिजिटल करेंसी में भी किसी की वैल्यू कम है, किसी की ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और जब उसकी लेन देन की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे मनी चेंजर, मनी एक्सचेंजर मौजूद है। मैं पाकिस्तानी रुपीज़ देता हूँ, दिरहम ले लेता हूँ, दिनार ले लेता हूँ, डॉलर ले लेता हूँ। ठीक है, वो उनका टोटल बिजनेस पैसा बाइंग के टाइम भी और सेलिंग के टाइम, दोनों टाइम अपना बीच में प्रॉफिट रख रहे होते हैं। ऐसे ही टोटल बिजनेस उनका इसी पर ही है। थोड़ी देर के लिए माना किसी टाइम डॉलर 100 रुपये का था, मैंने $1,00,000 लेके रख लिया, तो वो 150 का हो गया, तो 50 लाख रुपये मुझे बच गए। लेकिन जो डॉलर 100 रुपये का था, वो 90 का भी तो हो सकता है, 80 का भी हो सकता है। जब मैंने $1,00,000 लिए 100 रुपये के हिसाब से, अब 90 रुपये का आ गया, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई अब तो सस्ता हो गया, कल को हो सकता है और सस्ता हो जाए, इसको बेच दें। मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो उसका डॉलर का रेट हाई होने का वेट करूं,
प्रॉफिट में बेचूँ, या उसको जब 90 रुपये का हो गया तो मेरे कान कच्चे हैं, या मैंने रूमर्स पे ध्यान रखा, या मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं, या बिज़नेस में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं उन्हें मोने बेच के नुकसान में बेच के बाहर आ जाऊँगा। दो ही ऑप्शन है। इसी तरह डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी करेंसीज हैं, उसका रेट अप भी होता है, डाउन भी होता है। इस वक्त तकरीबन 11,700 डिजिटल करेंसीज मार्केट में मौजूद है। मैं अगर उससे नाम याद करने का बोलूँ तो एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। उन 11,000 करेंसी में से कौन सा अप होगा, कौन सा डाउन होगा, किस वक्त मैं ख़रीद लूँ, किस वक्त बेचूँ, ये एक पूरी रॉकेट साइंस है। ऐसे ही अब उसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, एक टाइम से इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो जानता है कि कौन सा कॉइन किस टाइम सोना है। लेकिन एक एंड यूज़र जिसको नहीं मालूम कि डिजिटल करेंसी ही क्या है, तो उसमें बिज़नेस करना ख़तरे से खाली नहीं है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको सेफ साइड पे फिर एक एप्लीकेशन बनाने वाले एप्लीकेशन बनाते हैं। एप्लीकेशन का मकसद क्या होता है कि प्रोफेशनल और एक एंड यूज़र दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। मिसाल के तौर पे फूड पांडा है, तो फूड पांडा वाले एक अंडा भी फ्राई खुद से नहीं करता, लेकिन सारे होटल उससे लिंक्ड है। उसने एक फूड पांडा वाले ने एक एप्लीकेशन बनाई, जो यहाँ से खाना उठाया, वहाँ पे दे दिया, दरमियान में सर्विस चार्जेस ले लिए। ऐसे ही उबर की मिसाल लें तो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है, एक भी टैक्सी अपनी नहीं है। उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाई, टैक्सी ड्राइवर को इजी पैसेंजर मिल गया, पैसेंजर को इजी टैक्सी मिल गई, दरमियान में अपने सर्विस चार्जेस ले रहा है। बाइकिया वाले भी यही कर रहे हैं, करीम वाले भी यही कर रहे हैं, दराज वाले भी, और बहुत सारे एप्लीकेशन वाले यही कर रहे हैं कि एंड यूज़र को, प्रोफेशनल को, दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे दिए। क्लियर जहाँ तक। अब जब इसकी डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो डिजिटल करेंसी में 11,700 प्लस जो है ना करेंसीज है। अब उसमें मैंने जैसे पहले किया कि बिज़नेस कैसे करें, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा डिजिटल करेंसी का एक्सचेंजर है वो बाइनांस है। कभी सुना ना? जैसे हम फिजिकल पेपर करेंसी की मिसाल लें, थोड़ी देर के लिए मान लिया खाना ने हटा लिया था, वेस्टर्न यूनियन है, गैलेक्सी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि गैलेक्सी जो है ना सबसे बड़ा फिजिकल पेपर करेंसी का एक्सचेंजर है, ठीक है। तीसरा से जो डिजिटल करेंसी के मेरे पास BTC मौजूद है, मैंने चेंज करके इथेरियम लेना है, इथेरियम दे के डोजी कॉइन लेना है, डोजी कॉइन दे के लाइट कॉइन लेना है, तो एक्सचेंज कहीं ना कहीं करूँगा ना मैं। तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल करेंसी का एक्सचेंजर जो है बाइनांस है, ठीक है। उसकी फिजिकल पेपर करेंसी की बात करें तो उसमें फॉरेक्स दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। मेरे अंदाजे, मेरी नाकिस स्टडी के मुताबिक तकरीबन 50 साल हो गए फॉरेक्स को बने हुए। तो आज उसका इतना टर्नओवर कि डेली $6.1 ट्रिलियन पर डे उसका एक्सचेंज है। 50 साल में जाके $6.1 ट्रिलियन पहुंचा। बाइनांस बना 2017 में, ये इस वक्त 2.5 से 3 ट्रिलियन पर डे में चला गया। और मेरी प्रेडिक्शन है, खुद भी राइट और रॉन्ग, आने वाले 1 से 2 साल में ये बाइनांस जो है ना उसको फॉरेक्स को बीट कर जाएगा। 8 से 10 महीने पहले ये 250 बिलियन पे था, ये 8 से 10 महीने में 2.5 से 3 ट्रिलियन पर डे में चला गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा होता है कि बाइनांस कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब उसमें 11,700 कॉइन में से हर बंदे का एक अपना क्राइटेरिया है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 23 करोड़ आबादी है, तो 23 के 23 करोड़ मेरे घर पे नहीं आते। उसमें कोई एक बंदा आता है, 2 आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं, 50 आते हैं, 200 आते हैं। मेरे कोई ना कोई क्राइटेरिया कि कौन मेरे घर पे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। ऐसे इस तरह बाइनांस का क्राइटेरिया इतना हार्ड है कि वो बिल्कुल पक्के कॉइन्स जो है, जो ऑथेंटिक कॉइन्स हैं, उनको इस पर एनलिस्ट किया। उन 11,700 में से सिर्फ 375 कॉइन्स को उसने एनलिस्ट किया। कितने? 75 को उसने एनलिस्ट किया। ये मेरे एक्सचेंजर पे आ सकते हैं, ये इसी पे ट्रेड, ठीक है। उसने किसी भी शिट कॉइन को अपने साथ एनलिस्ट नहीं किया कि कल को वो शिट कॉइन या तो 2 नंबर कॉइन 19-20 करेगा तो उसकी इमेज, उस कॉइन को तो कोई नहीं जानता, इमेज किसका ख़राब होगा? बाइनांस का ख़राब होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इन 375 कॉइन में से भी उनको, आप ये जानते हैं मिनट सेकंड में डिजिटल करेंसी का रेट अप एंड डाउन चल रहा होता है। मैं 24/7 बैठ के देख नहीं सकता कि कौन सा कॉइन सस्ता हो रहा है, कौन सा महंगा हो रहा है, ठीक है। अब उसमें और मज़ीद ईजी हो गया कि एक एप्लीकेशन बनी रॉयल क्यू के नाम से। उसका काम क्या है कि उन 375 में से भी सिर्फ 71 कॉइन उसने लिस्ट किए, और उस एप्लीकेशन में इंतहाई एक्सपर्ट जो कि सारी दुनिया में, उसका यूट्यूब पे अगर सर्च करें उनके नाम ट्रेडर्स के, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाख उसके क्रिप्टो के फॉलोअर्स मौजूद हैं। उस एप्लीकेशन में मौजूद है जो उससे ट्रेड करते हैं।
ट्रेड कैसे करते हैं? तो सबसे पहले समझ लें कि बाइनांस जो है मेरा इट सेल्फ अपना ज़ाती अकाउंट है, उस पर कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि मैं किसी को एक्सेस नहीं दूँ। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, जब तक मैं किसी को चेक नहीं दूँ या विड्रॉ करके नहीं दूँ, मेरे सिवा उसमें से कोई पैसा निकाल नहीं सकता। ऐसे ही इस तरह बाइनांस पे जो पैसा रखा हो मेरी मिल्कियत है, ये एप्लीकेशन उसमें से विड्रॉ के राइट्स नहीं है, ये हमें जस्ट ट्रेड करके देगी। इसी मिसाल ऐसे एक जनरल स्टोर वाला है, उसने कैश काउंटर पर खुद बैठा हुआ है और उसने 4-6 लड़के रखे हुए, किसी का तो चीनी उसके घर पे दे के आ जाओ, आटा उसके घर पे दे के आ जाओ, महीने का राशन उसके घर पे देकर आ जाओ। वो बेसिकली उसको कमा के दे रहे होते, लेकिन उसका एक्सेस कैश तक नहीं होता। ऐसे इसमें जो एप्लीकेशन जो रॉयल क्यू है वो हमारे जो बाइनांस पे फंड रखा हुआ है उससे हमारे को फंड जनरेट करके देता है, हमारे को उसको कॉइन सेल परचेज करके प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा होता है, बिजनेस करके दे रहा होता है। हमारे उसका एक्सेस हमारे फंड तक नहीं है। यहाँ तक क्लियर? अब ये ट्रेडिंग कैसे करता है? ट्रेडिंग ऐसे करते हैं कि आप हमारा जितना भी फंड बाइनांस पे रखा है, लेट सपोज कि $1000 रखा हुआ है, तो $1000 के वो सारे कॉइन बाय नहीं करता, और उसने $1000 के सारे के कॉइन बाय कर लिए, और वो रेट नीचे चला गया फिर वो स्टक हो जाएगा। वो मैनुअल वाला तरीका, वो क्या करता है 20-80 के रेशो पे ट्रेडिंग करता है। फर्स्ट जो आपके जो उसमें कॉइन खरीदेगा सिर्फ 20% यानी $200 की परचेजिंग करेगा। अगर आपका फंड बाइनांस में $1000 है, अगर $100 होगा तो $20 की फर्स्ट बाइंग करेगा। लेट सपोज कि $100 का उसने ₹100 का कॉइन लिया, जब वो 90 का हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाई कर लेगा। कहाँ से? वो जो हमारे बैकअप पे पैसा रखा हुआ उसमें से और बाई कर लेगा, सस्ता मिल गया। जब 80 का होगा तो और बाई कर लेगा, 70 का होगा तो और बाई कर लेगा। हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई उस रोबोट को, जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा 105, 110 पे, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कॉइन सेल कर देगा, हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा। क्लियर? इस प्रोसेस को ऑटो ट्रेडिंग, बोट ट्रेडिंग या रोबोट ट्रेडिंग भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? इस एप्लीकेशन की जैसे वकार ज़का का नाम सुना होगा आपने, कि वो सिर्फ एक सिग्नल देता है। सिग्नल से मुराद क्यों कहता है भाई ये कॉइन सस्ता होने वाला है, ये लेकर रख ले, कल को महंगा हो जाएगा, बेच देंगे, 4 पैसे बच जाएंगे। इसको कहते हैं सिग्नल देना, या प्रिडिक्ट करता है। उसके 1500 रुपये पर मंथ वो फीस देता है। 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर साल का कैलकुलेट करें तकरीबन 18,000 होता है। वो 18,000 हम साल के देते हैं, उसके बावजूद भी ट्रेडिंग मैंने खुद ही करनी है, कॉइन मैंने खुद ही खरीदना है, बेचना मैंने खुद ही है, प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा, किसी चीज़ का वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है? अब ये एप्लीकेशन 1 साल के $120 की फ़ीस है। अब वो उसमें हमारे बाइनांस पे चाहे 1 लाख के जो एसेट रखा हुआ है, 10 लाख रखा है, 50 करोड़ रखा हुआ है, इसकी फ़ीस सिर्फ $120 ही। हमारा जितना भी फंड उसमें रखा हुआ है बाइनांस में, वो मनी मैनेजमेंट करके, उसको बिजनेस करके, प्रॉफिट जनरेट करके हमें देगा। यहाँ तक क्लियर? कोई सवाल? पहला बेनिफिट तो ये कि हमारे जितना भी फंड बाइनांस में रखा हुआ सिक्योर है। कोई कहना चाह रहे थे? नहीं, आप कंप्लीट कर लें तो मेरे ध्यान में है। क्वेश्चन कर ले लेते हैं। क्वेश्चन कर ले लेंगे एंड में। हाँ, क्वेश्चन एंड में। तो अब जितना हमारा पहला बेनिफिट ये है कि जितना फंड हमारा बाइनांस में रखा है सिक्योर है। ये एप्लीकेशन वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकती। क्यों? कि इसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, सिर्फ ट्रेड करेगा, प्रॉफिट जनरेट करके हमारे उसी एप्लीकेशन में रखेगा, उसका एक्सेस बाइनांस तक नहीं है। ठीक है? अब पहला बेनिफिट कि जितना अपना फंड है उसका 10 to 30% पर मंथ प्रॉफिट जनरेट करके देता है। ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। पिछले महीने ये 46% पे गया, अगस्त में गया 27% पे। ठीक है? पहला हमारा जो फंड के हिसाब से। दूसरा बेनिफिट, लेट सपोज कि आपने ज्वाइन किया इसको, एप्लीकेशन अपना किसी के रेफरेंस से इंस्टॉल करी, तो आप जो फ़ीस पे करी ये इसकी 1 साल की फ़ीस हो गई। अब आपने आगे मिस्टर जुनेद साहब को इंट्रोड्यूस कराया। जुनेद साहब ये इनका जो फंड बाइनांस में रखा है इनका है, इनका जो प्रॉफिट आएगा इनका है। ये जो $120 1 साल की फ़ीस एप्लीकेशन की पे करेंगे, उसमें आपने क्योंकि कंपनी को बिजनेस दिया उस एप्लीकेशन को, तो इनके $120 में से जो फ़ीस पे करिए उसमें $30 आपको देंगे। क्लियर? ये तो मल्टीलेवल मार्केटिंग की तरह से उसी तरह का। अब ये जो इनका जो भी फंड उस पर रखा हुआ बाइनांस पे, उससे कोई ट्रेडर ट्रेड करके देगा। अब उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट करेगा उस प्रॉफिट में से 20% वो एप्लीकेशन में ट्रेडर बैठा वो लेगा और 80% इनको प्रॉफिट देगा। क्लियर?
अब ये 20% जो एप्लीकेशन जो ट्रेडर ने अर्न करके दी अपनी फ़ीस ली, उस 20% का 20% भी आपको देगा वो कौन देगा? ट्रेडर। इनका फंड की जगह इनका प्रॉफिट 80% इनके पास है, उनके जो 20% जो ट्रेडर ने लिया उस 20% का 20% आपको देगा। सही। और ये इनको जितनी दफ़ा भी सेल करके दे, जितनी दफ़ा प्रॉफिट का, चाहे दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 50 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी इनकी ट्रेड क्लोज करेगा प्रॉफिट ही में क्लोज करेगा, और हर दफ़ा 20% वो लेगा, 80% इनको देगा हर दफ़ा, और हर दफ़ा उनके 20% का 20% आपको देगा। समझ गया मैं। यहाँ तक क्लियर? साइकिल चलता है इस तरह से। आगे आपने मिस्टर नुमान साहब को इंट्रोड्यूस कराया, इनके भी $120 में से $30 आपको देंगे, इनका भी 20% का हर दफ़ा 20% आपको मिलेगा। आपने आगे शहजाद साहब को ज्वाइन कराया, इनके भी $30 20 का 20% मिलेगा उस वक्त तक जब तक कि ये उसमें इन्वॉल्व है। 3 बंदे आपने डायरेक्ट ज्वाइन करा दिए, तीनों का $30 और 20 का 20% आपको मिलना शुरू हो गया। अब ये अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, ये भी अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, शहजाद साहब भी अपने फ़ायदे के लिए काम किया। किसी ने 2-4 बंदे, किसी ने 4-6, किसी ने 5-6 बंदे ज्वाइन करा दिए। इन तीनों के आगे नीचे 20 बंदे हो गए। ये 20 बंदे आप ये 3 में आपके डायरेक्ट और ये 20 बंदे इनडायरेक्ट। जिस दिन 23 बंदों की आपकी टीम हो जाती है तो ये जितने भी इन्होंने 20 बंदे ज्वाइन कराए, इन सब के 20 का भी हर जो ट्रेडर 20% ले रहा है, उन 20% से 10% हर दफ़ा आपको देगा। ट्री चलता रहेगा इस तरह से। यहाँ तक क्लियर? और जब 23वें बंदे के बाद 24वां बंदा आप खुद से ज्वाइन कराते तो अब आपको 30 के बजाय $40 पे करेगा। और इन 23 में से भी कोई भी बंदा नीचे डाउन में ज्वाइन कराता है तो हर बंदे की ज्वाइनिंग पे $30 इनको देगा, और हर बंदे की ज्वाइनिंग पर $10 आपको भी देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जिस वक्त आपका 3 बंदे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 20 बंदे, टोटल 23 बंदों की टीम हो जाती है, आपका एवरेज इनकम $50 से $100 पर डे हो जाता है। 50 से मिनिमम की अगर कैलकुलेशन करें $50 पर डे तो महीने का हो गया $1500। इसको पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए पर मंथ बनता है। यहाँ तक क्लियर? अगर 100 बंदे हो जाते तो आपका पर मंथ तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है। एक और मतलब इसके बाद 300 बंदे, फिर 800 बंदे, फिर 1500 बंदे तक इसका नेट है। यहाँ तक मेरी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट डन हो गई। आप किसी का भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि वो आपने इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड तो सारा बता दिया, पर मेरे जैसे यंगस्टर्स को एक कन्फ्यूजन वो भी है कि ये हलाल है कि या हराम है। ठीक है, तो इनाम भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कुछ 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है उन्होंने इसको जज किया है। ठीक है। तो वो जो 5 प्रिंसिपल्स या 7 प्रिंसिपल्स हैं वो ज़रा ब्रीफली अगर आप बता दें ना तो और इसके फ्रेंड्स को भी क्लियर हो जाएगा। और कोई सवाल? और है इसके बाद पूछूंगा। 1 बाय 1। जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरी ना किसी स्टडी के मुताबिक इट कुड बी राइट अराउंड कि सिर्फ सूद का उसको किसी बिज़नेस में होना ही हराम नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सूद क्या है कि मैंने आपसे बोला 1 लाख रुपए दिया बिज़नेस में लगाने के लिए, और आपने कहा कि भाई मुझे नफ़ा हो या नुकसान हो मैं आपको 1,10,000 दूँगा। पहली बात कि आप सिर्फ नफ़े में शामिल हैं, मेरे नुकसान में शामिल नहीं, तो भी हराम। और आपने इसको तय कर लिया कि अपने प्रॉफिट को कि इतना मैं लूँगा ही लूँगा। तो ये 2 चीज़ें मेरे इल्म के मुताबिक अगर किसी बिज़नेस से पाई जाए तो हराम होगा। इसको जिसके अरबिक में रिबा कहते हैं, सूद कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, ऐसे ही। तो ये इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं कर रहा, कभी बिज़नेस कम भी हो सकता है, कभी दिन में 1 दफ़ा भी ट्रेड ले सकता है, 2 दफ़ा भी ले सकता है, 10 दफ़ा भी ले सकता है, 50 दफ़ा भी ले सकता है, इससे ज़्यादा दफ़ा भी ट्रेड क्लोज कर सकता है, फिक्स नहीं है। वो सूद वाले ज़ुमरे से बाहर आ गया। ठीक है जी, जी मैं फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा है अपना, नॉर्मली लोग समझते हैं कि सिर्फ सूद नहीं हो तो भी बिज़नेस हलाल होगा। इसके अलावा दूसरा आता है किमार जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं जुआ, गैम्बलिंग या जुआ या अरबिक में किमार जिसे कहते हैं वो ये होता है कि सारे का सारा किसी का फ़ायदा हो जाए या सारे का सारा नुकसान हो जाए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सारे का ही सारा आपको पैसा मिल गया, सारा आपको नुकसान हो गया। वो परसेंट पे बिज़नेस कर रहा है, फिक्स पे नहीं कर रहा, उससे बाहर आ गई। तीसरा होता है गरर मुराद की जिस बिज़नेस में नुकसान का अंदेशा भी ना हो तो भी हराम है।
ज़रूरी नहीं कि नुकसान करे तो ही आराम हो, जिसमें नुकसान हो सकता हो और फिर वो बिज़नेस करे, नुकसान भले ना हो तो भी वो जायज़ समझेंगे। मिसाल के तौर पे हमने जनरल स्टोर खोला, उसमें एक पहले दिन एक कस्टमर आया, दूसरे दिन 4 आए, फिर 50 आए, मेरा बिज़नेस दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर मेरा नुकसान नहीं हो तो इसका मतलब नहीं कि हराम हो गया, और नुकसान हो सकता है भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाए, चोरी हो जाए, पॉसिबल है कि इसमें नुकसान हो सकता है। इसमें नुकसान क्या हो सकता है? लेट सपोज आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, $120 आपने 1 साल की फ़ीस पे करी, आपने उसका फंड मैनेजमेंट कराना शुरू किया, ट्रेडर्स ने उसकी ट्रेडिंग शुरू करी, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। उसमें थोड़ी देर के लिए मान लिया कि आपने $10 कमाया, ठीक है, तो आपको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, आपने कहा भाई मैं एक को लिक्विडेट करना चाह रहा हूँ, अपने पैसे बाहर आना चाह रहा हूँ, आपने सारा फंड बाहर निकाल लिया, आपने दिए थे $120, कमाया आपने $10, तो आपका नुकसान हो सकता है, उससे भी बाहर आ गया। इसके बाद चौथी चीज़ आती है रासुल माल, जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टेड अमाउंट या मेरा लगाया हुआ पैसा जिससे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको अरेबिक में कहते हैं रासुल माल। वो अगर जिसको आप पैसा दे रहे हैं, वो जिस वक्त आपको पैसा चाहिए हो, बिज़नेस ख़त्म करना चाहे, वो इन्वेस्टेड अमाउंट या कैपिटल अमाउंट आपको वापस ना करे तो भी हराम है। या आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, कैपिटल है, वो आपको जब आप चाहें वो आपको वापस कर रहा है, तो भी इससे बाहर आ गया। क्लियर? और कोई सवाल? और सवाल मेरा ये है कि आपने बात करी थी कि डिजिटल करेंसी भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि डिमांड एंड सप्लाई से जो इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। ठीक। जो आपने एग्जांपल दी थी कि डॉलर की एग्जांपल देने के लिए डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। अब डॉलर की वैल्यू जो ऊपर नीचे होती है उससे सर्टेन फैक्टर्स होते हैं कि एक पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें कि उसकी इकॉनमी किस तरह से काम कर रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, जीडीपी क्या है उसकी, वो बहुत सारे एक इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स होते हैं जो गैदर होकर ये डिसाइड करते हैं कि करेंसी की वैल्यू होगी या अप्रिशिएट होगी। इस तरह की क्या साइंस डिजिटल करेंसी के पीछे है कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर? ऐसा तो नहीं है कि जी कलीम साहब की डिजिटल करेंसी थी, सुबह उठकर उनका दिल करा यार नहीं इसकी वैल्यू जो है इतनी होनी चाहिए, तो वो उसकी वैल्यू ऊपर चली गई। तो अगले दिन उनका दिल करा नहीं यार, इट्स लाइक जैसे वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़े प्लेयर्स शायद कुछ इस तरह का करते हैं कि वो एक तरफ से गिराते हैं वैल्यू, वो बाय कर लेते हैं, फिर जब वैल्यू ऊपर जाती है वो सेल कर देते हैं। इस तरह का तो कुछ इसमें नहीं है। तो ये डिफरेंशिएट किस तरह करती है इस चीज़ से? जो बहुत अच्छा सवाल है। जवाब इसका ये कि जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड की वैल्यू कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन ना फिक्स नहीं कर रहा होता है। वो डिमांड और सप्लाई के फार्मूले पे उसका रेट कम और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब बाहर अगर 5 किलो सोना रखा हो और 5 किलो पत्थर रखा हो, कौन सा लेंगे आप? मैं पत्थर और सोने को टच कर सकता हूँ। नहीं, वो टेंजिबल होती है। मकसद है कि उसकी आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वैल्यू मैंने डिसाइड नहीं करी, इसकी वैल्यू मार्केट ने, कम्युनिटी ने, लोगों ने डिसाइड करी है, ठीक है। आज अगर कोई भी गोल्ड ना खरीदना चाहे, सारे के सारे इसको अपने पास एज एन एसेट लेके ना रखें, तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इससे जब डिजिटल करेंसी की बात करें तो कोई बंदा, कोई इदारा, कोई गवर्नमेंट इसको ना उसकी वैल्यू ना फिक्स नहीं कर रही होती कि आज इसका 10 रुपये रेट है, सुबह 11 होगा, परसों 12 होगा। डिमांड एंड सप्लाई रेगुलेटेड है, बाकी चीजें रेगुलेटेड हैं। तो ये एक वाहिद पर्सन जो है या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इसके अंदर स्केर्सिटी या अबंडेंस क्रिएट कर सकता है ना? नहीं, उस फैक्टर से कैसे बचा जाएगा? जी, इसका थोड़ी देर के लिए मान लें किसी दौर में हम लोग जो ट्रेड करते थे सोने में करते थे, हमारा मीडियम जो था गोल्ड था, हम स्विच करके किस पर आ गए? पेपर करेंसी पे, ठीक है। एक पेपर करेंसी में एक टाइम तक पीछे गोल्ड होता था, इतने रिजर्व्स होते थे कि इतना गोल्ड होगा तो हम इतना करेंसी बना सकेंगे। अब तो वो भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो डे बाय डे हम आगे से आगे जा रहे हैं, ठीक है। किसी दौर में हम गोल्ड रखते थे, फिर हम पेपर करेंसी पे आए, फिर प्लास्टिक करेंसी पे आए, फिर हम ऑनलाइन पे आए। तो ये अब जो आने वाला दौर डिजिटल आ गया, तो ये जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई कम्युनिटी है ना, वो उसका रेट डिसाइड करेगी। और एक बंदा वो किसी भी डिजिटल करेंसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो तो सिक्योर है ब्लॉकचेन के मॉडल से, कि वो ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये आप जानते हो, डिसेंट्रलाइज से मुराद कि मेरे जैसे उसमें पड़े हुए पैसे
अब ये जो कॉइन रखे हैं मेरी मर्ज़ी में इसको ख़रीदूँ बेचूँ, ये कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता भाई इतने का हो गया आप बेच दें, इतने का हो गया सस्ता इतना ले लें। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें तो मेरे मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो मेरे मोबाइल में या सिम में सेव नहीं है, जीमेल में सेव है। मेरा स्क्रैच हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं दूसरा स्मार्टफोन लूँगा, अपना ईमेल आईडी डालूँगा, सारे के सारे मेरे कॉन्टैक्ट सिंक होकर मेरे मोबाइल में आ जाएंगे। ऐसे ही अब मेरे इसमें जितना भी डिजिटल एसेट रखा हुआ है, मेरे मोबाइल क्रैश हो जाए, स्क्रैच हो जाए, मैं दूसरा स्मार्टफोन लूँगा, उसमें आईडी पासवर्ड डालूँगा, मेरे सारे एसेट इसमें वापस आ जाए। क्लियर? दूसरा सवाल मेरा ये कि सर बाइंग एंड सेलिंग है कितनी आसान के सेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रिकग्नाइज नहीं करती एंड हम इसके अंदर फॉरेन करेंसी के अंदर डील कर रहे होते हैं, चाहे वो यूएस डॉलर, मतलब आई गेस थोड़ा बहुत मैंने देखा था कि वो यूएसडी बाय करने होते हैं, फिर उससे जो है आप डिफरेंट कॉइन्स बाय करते हैं, तो वो यूएसडी भी आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। यूएसडी डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते ना, मतलब लाइक अगर बाइनेंस से जो है मैं लेना चाहूँ एज सिंपल कि मैं यहाँ से पीकेआर ट्रांसफ़र करूँ और वहाँ से यूएसडी ले लूँ, पॉसिबल? बाइनेंस तो ऑफर नहीं करती ना। असल में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, ठीक है, तो जब हम एक्सचेंज करने किसी न किसी चीज़ को मीडियम बनाएंगे ना, हम फिएट करेंसी या पेपर करेंसी की बात करते हैं, तो हम जब लेन देन करते हैं कोई ना कोई करेंसी तो यूज़ करते हैं, क्या डॉलर इस्तेमाल करें या पाक रुपीज़ इस्तेमाल करें। इसमें बाइनांस में भी हमने जब कोई एक्सचेंज करना है कोई ना कोई मीडियम तो होगा ना, वो चाहे तो BTC हो सकता है, इथेरियम हो सकता है, USDT या USDT जो है ना, ये जो बाइनांस में ये डॉलर नहीं है, ये कॉइन है। ये जो फिजिकल पेपर करेंसी का डॉलर है वो अलग है, बाइनांस का USDT जो है डॉलर नहीं है, वो कॉइन है, यूनिवर्सल कॉइन है, काइंड ऑफ जो स्टेबल कॉइन, स्टेबल कॉइन। तो अब मुझे बाय करने हैं लाइक अपना $100 या USDT मुझे बाय करने हैं, मैं तो अपने अकाउंट्स या जो भी हैं वो तो PKR में है, मैं ट्रांजेक्शन कैसे करूँगा उसका? और फिर वही सिमिलरली कि जब मुझे प्रॉफिट ड्रॉ करना होगा तो वो किस साइकिल से मेरे पास आएगा? जब बाइनांस में जाते हैं तो उससे पहले इसको एक देसी तरीका समझ लेते हैं। लेट सपोज का आपको 100 USDT चाहिए, 100 USDT का रेट थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 20,000 है, ठीक है, आपने अपने बैंक से PKR मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए 20,000, मैंने देख लिया मेरे पास आगे 20,000, ठीक है। आप कौन? कोई भी एक जनरल एक देसी तरीका बता रहा हूँ, अच्छा। फिर टेक्निकल पे आते हैं। आपने 20,000 मेरे पाक रुपीज़ मेरे बैंक में ट्रांसफ़र किए, मैंने देख लिया मेरे पास 20,000 रुपये आ गए। मैंने आपसे आपका जो बाइनांस का डिपॉजिट का जो हैश है वो मांगा, आपने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने अपने विड्रॉ में गया, आपका हैश एड्रेस में डाला और उसके जो 100 लेट सपोज USDT थे वो मैंने जैसे ट्रांसफ़र करूँगा आपके बाइनांस के उस पर वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक हो। ये पहला तरीका जो हम नॉर्मली हम फिज़िकली करते हैं कि ताकि किसी के दिल में ये ख्याल नहीं है कि हम किसी और वे से करेंगे तो फ्रॉड भी होता है। आपने मेरे जो उस पर जाते हैं P2P में, दूसरा तरीका समझ, P2P में जाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी फिजिकल पेपर करेंसी फर्स्ट टाइम किसी ना किसी डिजिटल में तो कन्वर्ट होगी ना। जैसे मोबाइल वाले को मैंने 5,000 10,000 रुपये दिया, बोला मेरा इजी पैसा मोबाइल में डाल दे, तो मैंने फिजिकल पेपर करेंसी कहीं ना कहीं दी तो चेंज हुई ना, उसके बाद मैं सारे डिजिटल सारे काम कर रहा हूँ। इस तरह फर्स्ट टाइम P2P से ले लें या किसी बंदे सामने फेस टू फेस बैठ के ले लें तो आपको जो पेपर करेंसी कहीं ना कहीं डिजिटल में कन्वर्ट होगी। P2P में आते तो वो भी सेम है, बस बहुत सारे उसमें जो एक्सचेंजर मौजूद है, बाय भी कर रहे हैं सेल भी कर रहे हैं, उस पर किसी पे भी क्लिक करें उसका रेट डिसाइडेड है, उसकी क्वांटिटी डिसाइडेड है। अब उसमें भी आप अपने जो फिजिकल अपना बैंक से उसमें से अपने जितने कॉइन चाहिए उसकी अमाउंट उसके बैंक में ट्रांसफ़र करें, वो आपकी USDT आपके बाइनांस से P2P बता रहे हैं ना सर? P2P मैं डायरेक्टली अपने बैंक को लिंक करके बाय नहीं कर सकता? लोकली हमारे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अपने जो क्रेडिट कार्ड है वो अपना वीज़ा कार्ड है उससे इंटरनेशनली हो रहा है, लेकिन उसकी वही ट्रांजैक्शन फीस होगी कुछ ना हर एक चीज़ जब ड्रॉ करना होगा वो भी सिमिलर पैटर्न से होगा कि P2P वाइस वर्सा। अब ये तो मैं क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता हूँ ना, अगर मुझे ड्रॉ करने में बगैर किसी बंदे को इन्वॉल्व करे तो वो पॉसिबल है? P2P में से करते थे, फिजिकल भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं, जैस कैश से भी हो जाता है, बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं आप। अच्छा, डायरेक्ट बैंक वो से सारे बैंक नहीं रिकॉग्नाइज करते, वो मैं कुछ वो फॉलो कर नहीं, इसमें सब है। आप जरा मैंने चूज करेंगे ना, आप बैंक क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे ना मुझे बैंक से लेना है तो उसमें सारे बैंक वाले आ जाते हैं।
सही सही। आप जैसे यूज़ करेंगे ना हम आपको वीडियोस भेज देंगे। अच्छा, और लेट से गॉड फॉरबिड इस तरह से होता है कि कल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कोई कोर्ट जो है पाकिस्तान के उठ के बाइनेंस को ही बैन कर देती है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमारे वॉलेट्स या जो भी आपके एसेट है वो उसी में मेंटेन हो रहे हैं, तो वो भी ब्लॉक हो जाएंगे या वो कुछ और तरीका है उसको सेव करने का? देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया था कि हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते। ठीक है। अब थोड़ी अव्वल तो जो वकार ज़का साहब वो दूसरे वीक में उतरे, तो जो केस चला था शायद आपके नॉलेज में हो, जी जी। तो वकार ज़का साहब उसमें विन कर गए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये मौका इख्तियार किया कि भाई हम तो क्या है, ना इसको लीगल कह रहे हैं ना इलीगल कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे पास लॉ ही नहीं है। न्यूट्रल होगा। जब तक लॉ नहीं है तो कोई भी मुझे आपको किसी को ना जो प्रीवियस हमारा लॉ है उसके मुताबिक किसी को ना आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? कोई लॉ ही नहीं ना। यानी मिसाल के तौर पे किसी दौर में जो लड़ाई होती थी छुरी से, चाकू से, तलवार से होती थी, हमारे लॉ में लिखा था भाई छुरी, चाकू, तलवार ये रख सकता ही नहीं रख सकता, वो लॉ था। फिर बीच में आ गए पिस्टल, तो हमारे कानून में तो पिस्टल का जिक्र ही नहीं था। अब वो जब तक इसके कानून नहीं अमेंडमेंट नहीं होती, क्या नई कानून साजी नहीं होती, तो पिस्टल ना लीगल है ना इलीगल था। इस तरह से हमारे जो लॉ में पहले लिखा हुआ है हम डॉलर ले सकते हैं, दिरहम ले सकते हैं, दिनार ले सकते हैं, रिंगट ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तो डिजिटल करेंसी का तो जिक्र ही नहीं था। अब जब हमारे लॉ में किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं, तो ना लीगल है ना इलीगल है जब तक कि कानून नहीं बन जाए, ठीक है? लेकिन उससे मज़ीद आगे चले तो KPK में गवर्नमेंट लेवल पे उसके कॉइन की माइनिंग स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एग्री मज़ीद लम्स यूनिवर्सिटीज़ की कोर्सेज करवा रही है AI के, जानते होंगे। मज़ीद आगे चलें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान अलवी साहब, उन्होंने कोर्सेज अनाउंस कर दिए और उसके ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको पब्लिक को प्रोमोट कर रही है कि इस तरह इसको सीखें। मज़ीद आगे चले वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब वो कह चुके हैं कि हम शॉर्टली इंशाल्लाह अपना डिजिटल बैंक अनाउंस करेंगे। तो ये सारी बातें उस तरफ जाती हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी उससे मतलब केस हार गया और यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी करवा रही है, हमारी गवर्नमेंट अनाउंस भी कर रही है कोर्सेज, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी उसको प्रोमोट कर रहे हैं। तो मुमकिन नहीं कि हम इसको मतलब डिनाई कर ये पूछ रहा था कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे पॉसिबल ठीक है, जैसे वो रिस्पेक्टेड जो हमारी हाई कोर्ट है वो उठ के कभी वो टिकटॉक बंद कर देते हैं, कभी यूट्यूब बंद कर देते हैं, इस तरह सोशल मीडिया के जो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बंद कर देते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी तो वो है, कानून बनने के बाद भी कल को किसी का दिल करता है ये सर ये उस वक्त बंद हो सकता है जब इंटरनेट बंद हो जाए। तो मैं क्वेश्चन आया करता हूँ, मेरा पूछने का मकसद था कि एक तो वॉलेट है जो बाइनेंस में मेंटेन हो रहा है, ठीक है, ऐसे थर्ड पार्टी वॉलेट्स भी तो होते हैं ना कि हम एक्सचेंज बाइनेंस यूज करें और अपना वॉलेट कहीं और मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी स्वैप यूज़ कर सकते, स्वैप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हर एक्सचेंज का अपना मोस्टली वॉलेट भी है, तकरीबन 400 एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इन सब में जो सिक्योर्ड है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर वो है बाइनेंस। जब मेरे पास रिलायबल, सिक्योर्ड, पक्की चीज़ मौजूद है तो मैं क्यों कच्ची चीज़ यूज़ करूँ? और कोई सवाल? तो ये जो है आप रॉयल क्यू जो एप्लीकेशन है ये कहीं बाहर की डेवलप की हुई एप्लीकेशन है, सिंगापुर और आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, कहने का मकसद क्या है? जैसे कोई स्टेट वाला होता है, आप लेट्स सपोज आपकी स्टेट एजेंसी है, आपने बोला भाई ये फलानी सोसाइटी के में प्लॉट मैंने प्लॉटिंग करी, ये इतने का बेचेंगे, इतने का बेचेंगे, आप खुद से बेचना शुरू करेंगे तो आप दिन में 1 बेचेंगे, 2 बेचेंगे। आपने कहा करीम भाई आप भी बेचो, शराब भी आप भी बेचो, जुनेद भाई आप भी बेचें, तो लेकिन ये फ्री में आपको ला के नहीं देगा कस्टमर, किसी के पास टाइम नहीं, हर कोई बिजी है। मैंने कहा भाई मैं जो आपको क्लाइंट ला के दूँगा, फ्री प्लॉट कितना देंगे? आप कहते हैं 50,000 लेने, 20,000 लेते हैं, इंसेंटिव देंगे, क्योंकि 4 देंगे तो कोई आपको बिज़नेस ला के देगा ऐसे ही। तो ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली ये खुद का समझ ले बिज़नेस है। अब वो अकेले बिज़नेस करेंगे, थोड़ा सा बिज़नेस करेंगे, अब उसने जब उसने बिज़नेस को अपना एक्सपेंड करना शुरू किया कि मेरे पास बिज़नेस ज़्यादा आ जाए, तो उसने थोड़ा चार्म रख दिया। चार्म क्या रख दिया कि भाई वो जो मुझे बिज़नेस देंगे $30 मैं उसके आपको दे दूँगा, 20 का 20% भी दे दूँगा, 20 का 10% भी दे दूँगा, इस तरह से। भाई आप कहाँ से पढ़े हैं? आप कहाँ से पढ़े हैं? फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से।
अच्छा, जिस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी में था ना उस टाइम पे एक शायद आप लोगों ने सुना गोल्ड मार्क इंटरनेशनल करके एक चीज़ है GMI ना, तो वो हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो वो उसमें भी कुछ इसी तरह का एक ट्री बनता था ना कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कि यार आप अपने फ्रेंड्स को एनरोल कराएं तो एक सर्टेन परसेंटेज है, एक कॉइन हाफ कॉइन कुछ जो है आपके ट्री में ऐड होता रहता था। हाँ, वो कुछ अर्सा तो चला और फिर वो चीज़ जो है ना गायब हो गई बीच में अचानक से जो है ना। रीज़न क्या था? रीज़न क्या था कि जब कंपनी आएगा ना तो मेरे दिल में दिमाग में कहीं ना कहीं बत्ती ब्लिंक करना शुरू कर देगी कि कंपनी है। कल को मैंने रात को छोड़ देखा तो वेबसाइट चल रही है, सुबह उठ के देखा तो वेबसाइट बंद हो गई, मैं कहाँ खड़ा हूँ? ऐसे ही। तो ये वेबसाइट नहीं है, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मैंने जब से होश संभाला किसी एप्लीकेशन को बंद होते हुए नहीं देखा। मिसाल के तौर पे उबर ले लें, करीम ले लें, बाइकिया ले लें, दराज ले लें। क्यों? कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और वो जो कंपनीज जो होती हैं नॉर्मली जो ऑनलाइन कंपनीज आती हैं वो जनरेशन ऑफ मनी नहीं कर रही होती, सर्कुलेशन ऑफ मनी कर रही होती हैं। मेरे से पैसा लिया इनको दिया, इनसे पैसा लिया इनको दिया, और वो पैसा सर्कुलेट कर रहा है, कहीं से बन नहीं रहा, जनरेट नहीं हो रहा, तो कब तक चलेगा? वो उस वक्त तक चलेगा जब तक कि नए बंदे उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। जब नए बंदे आना बंद हो जाएंगे तो ये कंपनी आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। एक चीज़ कंपैरेटिवली इसको देखें एप्लीकेशन को और वेबसाइट को, तो वेबसाइट में मैं कहीं ना कहीं पैसा किसी को दे रहा होता हूँ, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में पैसा किसी को दे नहीं रहा, मेरा पैसा मेरे पास ही है, ठीक है। तीसरी बात कि जब किसी वेबसाइट का नाम आता है तो हम कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं कि साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, कि साल के बाद विड्रॉ करेंगे, ख़त्म करना चाहें। इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, मेरा पैसा है मेरे पास रखा है, जब मर्जी ख़त्म करना चाहूँ। चौथी बात, अगर कोई कंपनी है जब आती है उसको ख़त्म करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए मैं बाहर भी आना चाहता हूँ, उसमें लिमिटेशंस होती है। मैं 3 महीने बाद बाहर आएंगे तो इतने पैसे डिडक्शन हो जाएंगे, 6 महीने बाद आए तो इतने डिडक्शन हो जाएंगे। इसमें तो एक पैसा डिडक्शन नहीं हो रहा, मेरा पैसा मेरे पास ही, मैं किसी को दे नहीं रहा, तो डिडक्शन कहाँ से हो? क्लियर? म्यूचुअल फंड हो गया जी, ये उसका जी, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर कॉइन्स का जो डिजिटल कॉइन्स का जो है वो सेफ ट्रेडिंग हो रही है उसके जरिए जो है। तो आप इस तरह की तो और भी एप्लीकेशंस होंगी, आपने रॉयल क्यों सेलेक्ट करी प्रमोट करने के लिए? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, जब और एप्लीकेशन की बात करते हैं तो और डेप्थ में जाते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बाइनांस थे, बाइनांस के साथ जो पहले एप्लीकेशन से काम किया, तो जब ये एप्लीकेशन ABC एप्लीकेशन बाइनांस पे ट्रेड करने के लिए आती, तो ये एप्लीकेशन बाइनांस से IP लेती थी, अपनी IP नहीं देती थी। तो इसमें चांस था कि ये ट्रैकेबल नहीं है। तो ये इसके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा फंड कहीं से विड्रॉ कर सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जब रॉयल क्यू की बात करते हैं तो जब हम इसको बाइंडिंग के लिए जाते हैं बाइनांस के साथ, तो ये बाइनांस कहते हैं पहले मुझे अपनी IP भेजे, इसकी IP इसके पास जाती है बाइनांस के पास, ये अपने पूल में चेक करता है कि भाई मेरी ये ट्रस्टेड IP है कि नहीं। वो अपने पास चेक करता है, ओके होता है ट्रस्टेड, तो उसके बाद अपनी IP इसको देता है। काफ़ी आपकी माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग रिसर्च है। आप डॉक्टर IT के हैं, फार्मेसी के किसी के डॉक्टर? डॉक्टरी छोड़े हुए भी कोई 20 साल हो गए। अच्छा, तो क्या मसरूफियत क्या है? बस ये मतलब इसके अलावा भी कुछ है? क्रिप्टो, ओनली क्रिप्टो ही कर रहे हैं आप? मतलब लास्ट 20 ईयर्स से? नहीं, लास्ट 20 ईयर्स से नहीं, EFQ भी है। लेकिन अब वो EFQ का थोड़ा 5 to 10% हो गया, बाकी 90-95% इन्वॉल्वमेंट। मैंने जब आपसे बात हुई थी, आई वाज सेइंग कि मैं जैसा बिजनेस करने का प्लान कर रहा हूँ, कुछ मैंने कहा था आपने कहा कि वो चाहे तो ये ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा कि अगर मैं उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके ये ट्राई कर लूँ और क्लिक करता है तो ये कंटिन्यू कर दूँगा। तो वो सही लग रहा है आपको जो मैंने कहा था? लेकिन मुझे क्वांटम बहुत छोटा सा लग रहा है अभी फिलहाल कि लाइक मेरा प्रोफाइल बड़ा होगा, मैं रजिस्टर होता हूँ, अगर मेरे तवज्जुह से और लोग रजिस्टर होंगे तो जाके जो है ना, पता नहीं डायमंड तेल होगा, राधा नाचेगी कि नहीं नाचेगी, वो 23 बंदे होंगे, 50 बंदे होंगे कि नहीं। मैंने कि उसका कॉइन्स का म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली सेफ तो होता है, लेकिन उसमें जो ट्रेडिंग जो होती है, मार्जिन जो होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि डायरेक्टली आप उस समुद्र में कूद के आप ट्रेडिंग करें। तो नहीं, मैंने असल में थोड़ी सी डेप्थ में नहीं गया, मजीद डेप्थ में जाए तो जो 23 बंदे हैं उसका 23 बंदे खड़े करना का मसला नहीं है।
हाँ, उतना तो दोस्त ही हो जाएंगे आप। जो दोस्त हो जाएंगे। असल जो चार्म होता है उसके बाद जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती जाती है वैसे चार्म में मुझे जिसने इंट्रोड्यूस कराया था उसने कहा था करीम भाई मैं अगर 90 डेज़ में 3 महीने में पर मंथ 2 मिलियन क्रॉस नहीं कर गया, यानी महीने का अगर 20 लाख नहीं कमाने लग गया तो मैं एक जॉइंट की यूज़ करना छोड़ दूँगा। अभी इसको 35 डेज़ हो गए, कितने वो 15 से 16 लाख 17 लाख पर मंथ पे चला गया। कितने दिन में? 35 दिन। मैं 35 दिन नहीं कहता, 1.5 महीने कहता, मेरे तो 2 महीने में चला गया। अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग आमतौर से ख्वाब देख रहे होते हैं कि भाई मेरे गवर्नमेंट जॉब लग जाए और लाखों रुपए उसमें रिश्वत देने के लिए तैयार होते हैं। उसमें 10-10, 15-15, 20-20 साल जॉब करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए पर मंथ पे भी नहीं पहुँचते। ऐसे ही हाँ, गवर्नमेंट जॉब की मिसाल दे रहे एक हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अभी मिलियन टेस्ट नहीं करा हमने, जो 12 साल होते ठीक है, अभी भी मिलियन यानी 10-10, 20-20 साल जॉब करने के बाद दिन रात एक करने के बाद वो जो उनकी सैलरी लाख में नहीं पहुँचती, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट की बात। ऐसे ही मुझे जिसने इंट्रोड्यूस कराया वो 2 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने कह लेते हो, 1.5 से 2 महीने में वो 15 से 20 लाख पर मंथ पे चला गया। क्या बोला? ठीक है। तो अच्छा, आप जो बिजनेस स्टार्ट करने प्लान कर रहे हैं उसकी क्या फिजिबिलिटी है? पर मंथ कितने ROI दे रहे हैं? कितने कैपिटल से स्टार्ट हो? एक्चुअली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग से ना, वो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग से स्टार्ट होगा वो चीज़ जो है, एंड फिर जब मेरा वो कैपिटल रिवॉल्व होगा तो फिर मैं कितना कैपिटल चाहिए होगा उसको इनिशिएट करने के लिए? अच्छा, मेरा कम से कम चाहिए, मुझे ये करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे दवाइयाँ ली और मैंने जो नीडी हॉस्पिटल था या नीडी पेशेंट्स थे मैंने उसको सेल कर दी, लाइक बेसिक ट्रेडिंग। वंस मुझे पता चलता है कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, मुझे अपने मार्जिन इंप्रूव करना है, तो शायद मैं अपनी दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्री लगाऊँ। ठीक है, वरना तो मैं कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा और कितना ROI आएगा मंथली? यार वो स्टार्ट होगा 500,000 से 1.5 मिलियन से स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें मेरा रिस्क कम होगा। ROI क्या आएगा मंथली? मंथली उसका जो है समय बिटवीन 15 to 20%। लाख रुपए लगाएं, लाख रुपए की अगर मैंने चीज़ लेके दी है तो 20,000 आराम से यूज़ करूँगा। लेकिन आइडिया मेरा ये था कि ये तो लोकल मार्केट में था ना, कि मैं वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज जब मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लेके जाऊँगा तो वो ये चीज़ जो है वो 10 फोल्ड हो जाएगी। तो 10 रुपये वाली चीज़ जो है वो 100 रुपये में जा रही है। तो वो ऑब्वियसली, लेकिन उसमें देखिए जब ट्रेडिशनल बिजनेस का कन्वेंशनल बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मार्जिन 10, 15, 20 के लगभग ही होता है। ऐसे डिज़ाइन इस तरह से होता है। तो इसके भी जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 to 30% तो वैसे ही दे रहा है। ठीक है, और मैं अगर अपने लिए काम करता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम 24 आवर्स है। मैं मैक्सिमम ऑफ एफर्ट डालूँ तो 24 आवर्स ही काम कर सकते हैं, वो भी जो कि पॉसिबल नहीं है। 15, 16, 17, 18, 20 घंटे काम करूँगा ऐसे। लेकिन मैंने एक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने लगा के 100 बंदे खड़े कर दिए। ठीक है, 100 बंदे अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए डेली 5 घंटे काम करते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, 8 घंटे, 10 घंटे की, 5 घंटे भी डेली अपने लिए फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली डेली मेरे लिए 500 घंटे काम कर रहे हैं ऐसे ही। तो जो खुद से अगर काम करें तो आप 1 मैन आर्मी है, ये आप पूरी फौज लेके चल रहे हैं। समझ गया, बस मैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है मेरी क्या है कि वो होता है ना, जैसे बकरा ईद होती है तो वो खुद से कुर्बानी में ना इन्वॉल्व हो, गोश्त को हैंडल ना करें तो लगते नहीं कि बकरा ईद है। तो कोई वाली बात है कि काम आप करें, और खुद से इन्वॉल्व ना हो उसके अंदर इतना ज़्यादा, उसका तो मैं मेरे नाम ऐसे दोस्ती कर लूँ, इनके घूमता ही रहूँगा फिर मैं उसका जवाब ये है कि खुद ही इन्वॉल्वमेंट करें लाजमी ज़रूरी है ना। तो दुनिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल हैं या जितने भी रिचेस्ट पीपल, उनका मानना है कि जब आप सो रहे हो और आपकी आमदनी ना बढ़ रही हो फिर आपने सारी ज़िंदगी मेहनत करनी है, एक चीज़। और दूसरा कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में रखे, टूट गए तो क्या करें। दूसरे अल्फाज में पैरेलल बिजनेस करने को फोकस कहते हैं। जैसे इनाम भाई भी कुछ कर रहे हैं, साथ में इसको इन्वॉल्व कर लिया, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैंने भी साथ में ऐड कर दिया, शहजाद में भी कुछ कर रहे। हम पैरेलल बिजनेस के तौर पे इसमें आए थे, इसको फुल टाइम में चले गए। चार मिलता है। दूसरा मैं एक और आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि मैंने आपकी वो भी देखी थी जो आपने लिंक शेयर करा था ना, जिसमें प्रेजेंटेशन करीम ने वही बात ही कर दिया। तो आप एक थोड़ी बड़ी पॉपुलेशन आप अपने ग्रुप पर ही अनाउंस करके
आप एड्रेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि 3-4 लोगों को आप पर्सनली एड्रेस करें, तो वो मे बी प्लान है हमारा। और अपना यूट्यूब का चैनल भी बना, उस पर भी सब चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। वही होते हैं ना आपके माशाल्लाह से अच्छे फॉलोअर हो गए हैं, तो वो एक टाइम एंड डेट अनाउंस करके उसमें जो है आप इसी तरीके से लाइव ले रहे हैं। जी अभी भी लाइव है, हमारी पूरी प्रेजेंटेशन लाइव है। अभी कल हमारी ना जूम कॉल है, उसका टाइम डेट। और इसके अलावा हम ये भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ना सामने बंदा चाहिए कि यार अभी ये जो बात की है ना, ये मुझे समझ नहीं आई, अब इसका मुझे क्रॉस क्वेश्चन बता दें। ये बंदों को चाहिए, इस तरह से हमें समझ आती है, हमारा पैटर्न ऐसा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि लियाकत लाइब्रेरी के सामने क्या है वो एक US एम्बेसी के अंडर बना हुआ एक ऑडिटोरियम टाइप का, वो करके वहाँ पे हम वर्कशॉप्स करवाएंगे, बाइनेंस सिखाएंगे और इस तरह का। इसको बहुत आगे लेके चलेंगे। मतलब ये तो जस्ट स्टार्ट है, यूट्यूब चैनल बन गया, उसमें जितनी भी वीडियोज़ है इस पर फाइनेंस क्या चीज़ है, उस पर अकाउंट कैसे बनता है, विड्रॉ कैसे होता है, डिपॉजिट कैसे होता है, और उसके साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इस पर डिपॉजिट कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं, टीम कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी छोटी छोटी वीडियोज़ बन के उसमें मौजूद है। वो बंदा देखता जाए, सारा काम खुद भी कर सकता है। और ये इनकम टैक्सेबल है? सॉरी, टैक्सेबल है ये इनकम? फिलहाल तो कोई लॉ ही नहीं सकता है। मैं तो सुन रहा था कि ऑनलाइन रेवेन्यू पे तो टैक्स आ गया ना, मतलब टोटल आपका बैंक स्टेटमेंट जो है, इवेंचुअली आप बैंक स्टेटमेंट में या जैस कैश में जहाँ भी गिराओगे, टोटल वो आपका रेवेन्यू ही काउंट कर रहा है, जो FBR वाला है। लेकिन हमें वो अलग से पे करना होगा ना, जब रिटर्न फाइल करेंगे तो हाँ, उस टाइम पे हम पे करेंगे। बैंक स्टेटमेंट में पैसा आ रहा है ना आपका, तो रेवेन्यू काउंट हो रहा है। सही ठीक है। आई थिंक मेरे तो क्वेश्चंस हो गए, और कुछ होगा तो सर आप जितने कर रहे हैं, फिर आखिर में एक सवाल मैं पूरा घुमा दिया एक सवाल डीपली जाके सारे क्वेश्चन हो गए। नहीं, मेरे जहन में जो थी कंफ्यूजन्स, मुझे भी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को ना वो इस्लामिक एस्पेक्ट ऑफ दिस डिजिटल करेंसी में काफ़ी कंफ्यूजन थी। मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने फ़ोन पे भी पूछा था, आपसे भी यहाँ पे पूछा है कि वो आपने 5 जो एस्पेक्ट्स उसकी, वो पूछने का मकसद ये भी था कि हमने अपने तौर पे जो रिसर्च करी थी ना, जो भी फेमस उलमा हैं, तो वो उन्होंने ना उसको ना किया ना हाँ किया। तो परहैप्स वो होता है ना कि एक कोई नई चीज़ आती है तो उसके ऊपर इतना मटेरियल जमा हो जाए, या वो उलमा काउंसिल बैठती है उसके ऊपर, फिर उसको नोक पलट करते हैं क्या किस डायरेक्शन में जा रही है, तो शायद अभी वो स्टेज आई नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा और डीप में चले जाए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं तो कोई सा भी चीज़ नई मार्केट में आती है तो उसको जो फतवा आता है वो टाइम से चेंज भी होता है। मिसाल के तौर पे बोला लाउड स्पीकर में अजान दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन कुछ टाइम उसके बाद रिसर्च हुई तो फिर पता चला कि ठीक है, ये आवाज़ को तब्दील नहीं करता, सिर्फ आगे फॉरवर्ड करने का ज़रिया है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही जब टीवी आया तो बोला भाई बहुत सख्त हराम है, लोगों ने छतों से फेंक के टीवी तोड़े। आज कौन से मकतबा फ़िक्र के मौलवी साहब मुफ्ती साहब मौजूद नहीं वहाँ पे। फिर जब रिसर्च की तो पता चला कि डिजिटल पिक्चर जो जायज़ है, जो फिज़िकल पेपर पे प्रिंट हो जाती है वो जानदार तस्वीर बनाना हराम है। ऐसे जब तहकीक करी तो फिर कहा कि भाई बैंकिंग की बात आई, बोला बैंकिंग तो इतनी सख्त हराम है कि बैंक के साए में भी खड़ा ना हो। ऐसे ही जब उस पर रिसर्च की भाई बैंकिंग में कौन सी चीज़ हराम है उसको माइनस कर दे, कौन सी चीज़ हलाल है उसको ऐड कर दे, इस्लामिक बैंकिंग हो गई। ऐसे ही और मुफ्ती अदालत ने खुद डिज़ाइन करके दिया। फिर जब इंश्योरेंस की बात आई तो बोला तो बहुत सख्त हराम है, क्यों भाई क्या चीज़ हराम है इसमें, ये चीज़ हराम है ये माइनस कर दे, ये चीज़ हलाल है ये ऐड कर दे, इसमें जो इंश्योरेंस है इस्लामिक हो जाएगी, तकाफुल का नाम दे दिया। ऐसे ही मेरा मानना है कि जो एक यूनिवर्सिटी से MBA करके निकला और एक मुफ्ती साहब जो मदरसे से तखस्सुस करके फतवा पढ़ के निकले, उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। ये MBA वाले को इस्तेंजा का तरीका नहीं आता और मुफ्ती साहब को IP का नहीं पता कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, उसकी टर्म नहीं मालूम। ऐसे ही लेकिन अल्लाह का शुक्र है दिन ब दिन ये कम्युनिकेशन गैप कम होता जा रहा है। जो दुनियादार तबका दीन की तरफ आ रहा है और जो दीनदार तबका वो रिसर्च की तरफ आगे आ रहा है नए से नए एडवांस में। जैसे बहुत सारे उलमा कराम, बहुत सारे मदारिस मौजूद हैं जो नए नए मसले मसाइल आते हैं उस पर रिसर्च करते हैं। तो ये जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो क्या नाम है डिजिटल करेंसी की बात करें तो हमारे मुल्क में नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क तो टेक्नोलॉजी में कम से कम 100 साल पीछे है। थोड़ा सा नाम इतना भी पीछे नहीं सर मैं साबित कर सकता हूँ 100 साल। हाँ चलो 50 साल कर दो, 50 10 साल है कम से कम।
जी इतना तो चलो सन 2009 चलो इस 10 इंडिया में 5G आ रहा है और अभी हम 3G 4G में अटके हुए हैं, वही हमारे ठीक से सिग्नल नहीं आता हमारे फोन के अंदर। चलो घर में आपके रूम में सिग्नल नहीं आते। अच्छा हाँ मैं मलेशिया जाना हुआ, वहाँ पे जो है तो वो कैमरून आइलैंड है वहाँ पे जो है ना, बहुत सारे लोग नहीं जाते वहाँ पे, बड़ी खूबसूरत जगह है वो हमारे पहाड़ों में। उसमें जो पहाड़ी सिलसिला था पता नहीं कितना 1000 फीट, वो वहाँ तक कोई ऐसा स्पॉट नहीं था जहाँ पे मेरा सिग्नल भी ड्रॉप हुआ। मतलब वो पहाड़ पे चढ़ के एक वैली बनी हुई थी अलग से जो है ना, यहाँ मुजफ्फराबाद से आगे निकले तो एसकॉम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भाई गांव में सिग्नल नहीं आते हैं। अरे घर में आपकी वाली बात सही है कि थोड़ा सा कमरे के अंदर चले जाओ, अंदर जगह पे तो वो सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, नहीं आते। 3G 4G की बात कर रहे हैं, आपका डेटा नहीं चल रहा होता बाज़ दफा। ठीक है ज़की भाई, इस्लामिक पार्ट आप इससे भी क्लियर हो गया। जी और कोई सवाल? मैंने एक सवाल होल्ड कर रखा है, मैंने कर जी दिया। जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप करें, मैं शायद बात करूँ सवाल से। आप लोगों को कोई सवाल जुनेद भाई, नमान नहीं सारे क्लियर? ये आप सबसे एक ही सवाल है, कब और कितने से ज्वाइनिंग करनी है? बस ये सवाल है। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेंगे। ये जो आपका जो कल वाला सेशन है वो आपने पेज पर लिंक शेयर करेंगे, जी तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो उस पे Instagram पर क्लोज सर्कल में जिनको एक बारी वो 17 वाली मैंने ग्रुप में शेयर की। अगर जूम मीटिंग आप जनरली कर रहे हैं या स्पेसिफिक लोग स्पेसिफिक टीम मेंबर्स की है फिलहाल जो ना? ज्वाइन है जो ज्वाइंट लोग उनके वो असल मैं में ये रिक्वेस्ट है कि जो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, या तो अपने चैनल के ऊपर चाहे यूट्यूब का चाहे फेसबुक का, ये थोड़ी सी एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन जो है ना, ये ज़रूर डालें कि बहुत सारे लोगोों को इससे क्लैरिटी होगी। अच्छा ये आई वाज वन ऑफ देम सर, बाइनेंस भी सॉल्व करा हुआ और पता नहीं 2-3 और एक्सचेंजेस सॉल्व करी हुई, लेकिन ट्रेडिंग कोई नहीं करी है। हाँ मेरे पास कोई 4 होंगे इसी वजह से कि वो वकार जगह को भी सुना और 4 लोग स्टार्ट नहीं किया। जब इनको मैंने देखा ना, जब मैं से जो फोन पर बात होगी, मैंने कहा यार ये बंदा ऐसा नहीं है कि जो है कोई ऐसी कोई हराम चीज़ हो तो उसके अंदर ये हाथ डाले। तो फिर मैंने उसको फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट करा, बात की पूरी, तो फिर आज हम जो है 2 दिन में यहाँ पे बैठे हैं, तो इस तरह से बात आ गई है ना। वरना मुझे इतने टाइम से यही कंफ्यूजन थी कि यार ये हलाल है क्या हराम है। मैंने भी नाम ही देखा, मैंने कहा यार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से जो है ना तो जब मैंने कहा कि ये है तो फिर इसका मतलब है यार फिर तो ये सारी चीजें कुछ है इसमें। इस्लाम जगह सही करता होगा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और वो सारी चीजें वैसी इतनी क्वेश्चनेबल है कि बंदा क्या उस पर ट्रस्ट करे, वो जितनी भी कर ले मुझे ठीक है। तो अच्छा मैं ये कह रहा था इन सब चीजों से बाहर आने, जब कभी भी आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये तो प्रॉफिटेबल नहीं है, पैसे की जरूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी पड़ गई है, पैसे निकालना चाहे कोई 24/7 किसी टाइम भी हम बाहर आ सकते हैं। अच्छा उसका भी पूरा प्रोसेस होगा मिनट्स। अच्छा पैसे जैसे आपने बैंक से पैसे निकलवाना है, इमरजेंसी पड़ गई, 9 to 5 तो आप चले जाएंगे ले लिए, उसके बाद ATM में लगाए कितना टाइम लगता है? ऐसे इसमें भी तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी स्टार्ट करने के लिए? 45,000 रुपीज़ पर रुपीज़। ये वो $120 है नहीं, $120 तो आप उसकी फीस पे कर दी, वो सेपरेट है। वो सेपरेट है। और कम से कम $100 आपके बाइनेंस होने चाहिए। ट्रेडिंग करे तो किसी करे ठीक है कितने हो गए? 220 और तकरीबन 70,000। $20 मजीद हम जिसको जो ट्रेडर पैसे अपना प्रॉफिट जनरेट करता है, उसका जो 20% है वो हम एप्लीकेशन के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उसका एक्सेस बाइनेंस पे नहीं, वहाँ से जाके नहीं ले सकता, तो उसको जो प्रॉफिट होता है वहीं से ले लेता है। 120 20 और 100 220 और 20 240 इसको ये USDT है 240, तो तकरीबन राउंड अबाउट 45,000 के लगभग चलता है, लेस और मोर। ठीक है, अच्छा क्लियर? सही, थैंक यू। ठीक है, वो मेरा सवाल अभी जवाब सही तसल्ली को जवाब दिया है। नहीं मैं बोला ना कि कल बहुत का जल्दी कल क्योंकि का जो वो चीज़ थी वो क्लियर हो गई ना चलें। इस तरीके से। आपने बोला ना मुझे एक सवाल करना है, तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि आपने सवाल जी उसामा भाई आप देख रहे हैं, कोई सवाल है आपका तो बता दें भाई। 45 बताया ना आपके भी सवाल जो थे वो आ गए हैं इधर। ठीक है। और इसको अगर हम उसामा अमीन और अताउल्ला साहब का तजुर्बा भी है, और सॉरी आपका कंप्लीट तारुफ तो हुआ नहीं शायद आप करीब ना बस। अच्छा तो उसमें यह है कि मतलब हमें कितना स्टार्टिंग में रखना चाहिए, मगर अच्छा हमें स्टार्टिंग में मैंने अर्ज किया कि 10 to 20% है। अगर आप 1 लाख रखेंगे तो महीने का 10 से 30 हज़ार बन जाएगा, 10 लाख रखेंगे तो 1 लाख से 3 लाख बन जाएगा, 1 करोड़ रखेंगे तो 10 से 30 लाख बन जाएंगे।
आपकी कितनी नीड है। आपको लेट सपोज कि मैं कहता हूँ भाई मेरा किचन विचन सारा 70,000 रुपये पर मंथ खर्चे मेरे करना ही करना है। जब बंदा किचन से फारिग होता है, डेली नीड से फारिग होता है, तब कुछ सोचता है कि बिजनेस कैसे करना है, काम कैसे करना है, वरना इसी में लगा रहेगा। ठीक है, अब मैं 70,000 अर्निंग करने के लिए कितना पैसा फाइनेंस में रखूँगा, उसकी कैलकुलेशन कर, उसका ये फ़ायदा होगा। मिसाल की एक राउंड फिगर ले लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरा एक महीने का 1 लाख रुपये खर्च है, साल के कितने लाख रुपये हो गए? 12 लाख। यही 12 लाख रुपये हर महीने में हर साल दे रहा हूँ, जो कि उसका रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा, 1 पैसा नहीं आ रहा। वैसे ये 12 लाख में एक दफ़ा करके फाइनेंस कर रखती हूँ, 10 लाख रखती हूँ, तो महीने का मुझे 1 से 2 से 3 लाख रुपये आता रहेगा। वो जो मैंने 1 साल का खर्च था वो एक ही दफ़ा फाइनेंस पर रख दिया, अब मेरा कैपिटल बन गया। ये 10 लाख 12 लाख अपनी जगह मौजूद है, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये, उससे अपना किचन भी चलाऊँ, अपने ज़रूरियात वो भी पूरी करूँ, और उसको जो बच जाए वापस से फाइनेंस पे लगा, कंपाउंडिंग हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ तो होगी कि अभी शुरू में तो हम रॉयल क्यू के थ्रू ये सारे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका आगे कोई इस तरह के सेशन है कि आप ये प्रॉपर ट्रेडिंग सिखाएंगे? बिल्कुल क्योंकि ये तो चले आप साल कर लेंगे, 1.5 साल कर लेंगे, लेकिन वो एक जो चीज़ है ना वो यही है, जैसे दोस्त ने कहा कि हमें खुद इन्वॉल्व होना है। ये ट्रेडिंग हो गया होती ही क्या चाहिए, किस तरह मार्केट ट्रेड है, किस तरह हम उसे रिसर्च करते हैं कि भाई ये अगर कॉइन है तो ये इस वक्त बढ़ेगा, इस वक्त गिरेगा, तो ये आप प्लान कर रहे होते हैं आगे को देख के। तो इस तरह का कोई कोर्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं इस तरह? इससे इसको ये तो इनिशियल है सेफ साइड में, तो खुद से अगर ट्रेडिंग करना चाहे, जैसे जकी भाई ने कहा, तो खुद से ट्रेडिंग करना चाहे, सीखना चाहे, वो भी साथ में इंशाल्लाह, अकेले नहीं आप, टीम है, बहुत बड़ा पीछे ग्रुप है। मुझे इसने ज्वाइन करा, उसने 35 दिन में 450 बंदा खड़ा कर दिया। ठीक है, वो 35 दिन 1.5 महीने में 2 महीने में मंथली 15 से 20 लाख पे चला गया, या 20 25 हज़ार जॉब के लिए लोग परेशान हो गए। और उसकी एज पता कितनी है? 24 साल। जैसे अभी वो एक और है ना सनी अली के नाम से कोई मुल्तान में कहीं विजिट हो रहे हैं, वो बड़ा फेमस पर्सनैलिटी है ई कॉमर्स में, वो भी इसी तरीके से एक छोटी सी बुनियाद रखी यूनिवर्सिटी से, और अब वो बैठ कर खाली डील कर रहे हैं। आप लोगों का क्या प्लान है? प्लान बिल्कुल है, मैं तो सॉफ्टवेयर करके अभी वेरीफाई भी करवाया सब कुछ। मैं 3 दिन से अपना चेहरा लेके बैठा हूँ, वो वेरीफाई नहीं हो रहा था, फिर यहाँ बैठ के कुछ किया तो इंटरमीडिएट तक चला गया। ओके हो गया। हाँ वो यूज़ हो गया, वो पास $50 कौन डालेगा इतना, वो बस कर दे। ठीक है, तो अभी कोई उसको स्टार्ट करना है? हाँ सर इन्वेस्टमेंट है, करेंगे, कर लेंगे। ठीक। और आपको? मैं भी इंशाल्लाह तैयार हूँ, और मैं इनाम भाई के साथ ही, मतलब हम एक ही मोहल्ले में, तो बहुत मसला कोई नहीं है, मतलब जिस गली में ये रहते हैं उसी गली में मैं ही रहता हूँ। मेरी राय है न्यूट्रल होकर जकी भाई आप सबके लिए, देखिए जो भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है उसको जो जितना जल्दी पिक करेगा, जितनी जल्दी ग्रैब करेगा, उसमें इन्वॉल्व होगा, उतना ज़्यादा अर्निंग करेगा। इनफैक्ट हम अभी भी लेट हैं, बहुत लेट। क्यों? मैं बात इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जब वो आता जाता कुछ नहीं था, जब ये अभी रिसेंट जो डिप आया था ना, जब ये 28,000 को टच किया था दोबारा BTC ने, तो उस टाइम मेरा पूरा मूड था कि जो है ना डालने पैसे, लेकिन वही हलाल आराम में बिटकॉइन के भी बहुत लोग बाद में अफसोस करते हैं, चाहिए आराम। क्योंकि वो है ना कि जिस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी ना हो, कुछ शुबा हो उसके अंदर, तो वो कहते हैं ना कि उससे भी बचना ही चाहिए जब तक आपको क्लैरिटी ना हो। तो वो मतलब बेहतरी होती है सब चीज़ों के अंदर, अल्लाह की जो सही हर चीज़ का राइट टाइम होता है। तो मैं रिग्रेट नहीं करता, लेकिन मतलब कर सकते थे उस टाइम पे भी ना, लेकिन इस कन्फ्यूजन की वजह से नहीं किया। जब BTC नया मार्केट में, तो किसी ने BTC लेकर रखे होते बहुत सारे, तो BTC का रेट एकदम से नहीं बढ़ा, 3-4 साल के बाद बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो उसने बहुत सारे लेकर रखे थे, तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा, मतलब इतने सस्ते थे, मतलब वो काफ़ी टाइम लेके रखा रहा, उसका रेट नहीं बढ़ा। वही तो रेट नहीं बढ़ा था, ऐसे ही किसी ने गुजरा था, उसके शॉप पिज़्ज़ा की शॉप पे लिखा था कि बिटकॉइन एक्सेप्टेड है। उसने कहा भाई ठीक है, बिना वजह फजूल पड़े, चलो इसका पिज़्ज़ा खा लेते हैं, कुछ तो उसको यूटिलाइज करे ना। उसने बोला भाई कितने का, भाई उसने कैलकुलेशन करी कि आपके BTC 10,000 BTC दे दे,
तो 2 लार्ज वीज़ा से ले लिए, ठीक है। वो अगर अपनी फैमिली के साथ उसने 2 लार्ज वीज़ा खाए तो आज अगर उसकी कैलकुलेशन करें $270 मिलियन बनता है, ठीक है। हाँ मामले ठीक है। उसमें 2 वीज़ा खाए तो आज करोड़पति नहीं, अरबपति, खरबपति, बहुत छोटे लफ्ज़ होते उसके लिए। लेकिन वो ज़की भाई वाली बात की कि जो हमारे लिए जो हो गया उस पर ईमान, उस पर राज़ी रहना ईमान का हिस्सा है। अगर मगर जो है शैतान में नहीं, अगर मगर तो नहीं, अल्लाह की बेहतरी है। उस पर जो अपॉर्चुनिटी पहले हमने मिस कर दी, कोई मसला नहीं, अल्लाह ने फिर अपॉर्चुनिटी दे दी, इसको अवेल कर लें। लेकिन अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजे पे नहीं आती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हमने उसको अवेल किया, अल्लाह के शुक्र उसमें कमाए। तो अभी जैसे मेरा जो अभी फाइनेंस पे तो अकाउंट है, ठीक है। अभी वो जो ऐप आप बता रहे हैं वो डाउनलोड करनी होगी? नहीं, ये डाउनलोड नहीं, जिसने आपको बताया उनके रेफरेंस लिंक मंगवाए, उसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। उनके साथ उनका रेफरेंस जो कोड है वो यूज़ हो जाएगा ऐप के लिए। ऐप के। भाई मैं तो आपने बताया तो मैं आप लोगों में से किसी का यूज़ करूँगा रेफरेंस लिंक, वो वो लिंक आपने दिया था ना, ये नाम पे बता देंगे। वो शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, उसको क्लिक करेंगे, लिंक ज़रा देख के यार, वो आपकी